गुड इवनिंग। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आज बेटा बात करेंगे रेडिएशन की। रेडिएशन मतलब ऐसा मेथड जिसमें आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सिंपली अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। और अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो रेडिएशन फ्रॉम सन। तो सन से जो हीट एनर्जी आपके पास पहुंच रही है, यस, वो है आपकी रेडिएशन फ्रॉम सन। ठीक है, रेडिएशन उसका मेथड है। तो अब एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ टेम्परेचर भी होगा। ठीक, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुछ टेम्परेचर है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करेगा अपनी बॉडी में से। जैसे हमारी बॉडी, मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर लें तो आपकी बॉडी में से कुछ एनर्जी एमिट हो रही होगी, एब्जॉर्ब भी हो रही होगी, बिल्कुल सही बात है आपकी। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर टी है तो वो रेडिएशंस को कंटिन्यूअसली एमिट करेगी। और ये जो रेडिएशंस होंगे ये होंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। और इसी पे हमारा पहला लॉ आता है, तो लिख लीजिएगा ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट्स all objects radiates energy continuously in form of electromagnetic waves फाइन। और यहीं पे हम बात करेंगे स्टीफेंस लॉ की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा स्टीफेंस लॉ, STEFAN कर लीजिए, स्टीफेंस लॉ। ठीक है, स्टीफेंस लॉ बहुत सिंपल सा है। स्टीफेंस लॉ कहता है कोई भी बॉडी अगर है तो उसमें से जो रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन है वो आपकी प्रोपोर्शनल होगी T⁴। हाँ, लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख लीजिए द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन is proportional to the fourth power of absolute temperature of body, फाइन। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी रैंडम शेप की मैंने एक बॉडी ले ली है, इस बॉडी का टेम्परेचर लेट से T है, तो जो भी मेरी पावर एमिट होगी इसमें से वो मेरी T⁴ के प्रोपोर्शनल होगी। ये सिंपल सा लॉ है आपका स्टीफेंस लॉ। अच्छा, एक चीज और होती है यहीं पे, ये पावर जो है ये एरिया के भी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, उसको लिखिएगा, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए ई T⁴। ये आपका स्टीफेंस लॉ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए ई T⁴। अभी बता रहा हूं ये क्या है। P जो है वो है पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी। A जो है वो सरफेस एरिया है, A इज सरफेस एरिया। इसके बाद E जो है, ये थोड़ा समझने वाला टर्म है, अभी समझाते हैं आपको। इसको लिखेगा एमिसिविटी, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 होती है, फ्रैक्शन है ये, अभी समझा देंगे क्या है चीज। ठीक है, और पहले नोट कर लीजिए। और क्या बचा, सिग्मा
सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। हाँ, और इसकी वैल्यू देख लीजिए, इसकी वैल्यू आपकी है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। यूनिट ध्यान रखिएगा, इस सिग्मा की कई बार यूनिट भी पूछ ली जाती है, ठीक है? तो आपको समझ में आना चाहिए, पावर जो है वो वॉट है। यस, पावर की यूनिट वॉट है, जूल पर सेकेंड। ओके, ए जो है वो आपका एरिया हो गया, तो मीटर स्क्वायर में होगा। ई यूनिटलेस है, आप चाहें तो यहां पे मेंशन कर लीजिए, ई आपका यूनिटलेस रेशियो है ये बेटा। फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं, 0 से 1 के बीच में होता है। हाँ, प्रैक्टिकल कंडीशंस के लिए इक्वल टू 1 स्पेशल केस में आएगा, वो अभी आपको बताएंगे। तो और अब ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी रेडिएशन से आगे आएगा, थर्मोडायनेमिक्स जब भी आएगा, तो टी आपका होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब तक आप थर्मल एक्सपेंशन या कैलोरीमेट्री की बात करेंगे, वहां पे डेल्टा टी टर्म यूज हो रहा था। केल्विन में लीजिए या सेल्सियस में लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप बात करते हैं रेडिएशन की, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, रेडिएशन हो गया, आपके गैस लॉज हो गए, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स, ये जब भी आप बात करेंगे तो टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इन केल्विन, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक हेडिंग डालिएगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती थी जिसमें जो भी एनर्जी आती थी वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती। समझ में आया? जितनी भी रेडिएशन इंसिडेंट हुए किसी बॉडी में, अगर वो उनको 100% एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी, ठीक है? अब ये एक आइडियल नोटेशन, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट ही आइडियल है, क्योंकि कोई भी बॉडी 100% एब्जॉर्ब नहीं करेगी, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा। बहुत क्लोज अगर आप कहें प्रैक्टिकल में ब्लैक बॉडी कौन सी होती है, तो एक ब्लैक वेलवेट या लैंप ब्लैक। हाँ जी, एक और है जो काफी क्लोज माना जाता है, आप आंखों में काजल लगाते हैं ना, काजल को भी ब्लैक बॉडी के काफी क्लोज माना जाता है। तो 98-99% एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप आंखों में काजल लगाते हैं तो वो सारी की सारी एनर्जी बढ़ा। तो पहले दादी वगैरह, नानी वगैरह इसलिए काजल लगाया करती थी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आपकी आंखों को मिलती थी। हाँ, तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता होगा ना। सुंदर तो लगते ही थे, वो बात अलग है, ठीक है? तो अगर आपने अपनी कोई पुरानी फोटो देखी हो जब आप छोटे थे, छोटे मतलब 2, 3, 4, 5 महीने के, तो दादी लोग जो है घर में जो है वो काजल लगा दिया करते थे आप। ओके, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, अ बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स, अ बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स 100% लिख लीजिए, दैट एब्जॉर्ब्स 100% radiations, 100% radiations incident on it। ये आपकी परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो गई, ठीक है? अब यहां पर एक टर्म आता है जिसे कहते हैं आप एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको जनरली हम डिनोट करते हैं ए से, और ए समझिएगा क्या है। ए कहता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। तो ये रेशियो है,
ये एक रेशियो है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी इंसिडेंट इन दोनों के बीच का रेशियो लिया गया। फाइन। तो अगर मैं कहूं कि 100% एब्जॉर्ब कर रहा है तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 होगी। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। तो अगर आपकी एनर्जी 100% एब्जॉर्ब हो गई तो ए की वैल्यू 1 होगी और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। फाइन। और अगर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो, 0 हुई, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। फाइन। ये दोनों ही आइडियल नोटेशन है। ए हमेशा 0 से 1 के बीच में लाया करेगा फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब जरा समझिए एमिसिविटी क्या है। एमिसिविटी इसका रिवर्स। एमिसिविटी इसको हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है। एमिसिविटी होती है कि मान लीजिए मेरा टेम्परेचर टी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर टी है और ये इसे अगर ये टेम्परेचर होता और ये ब्लैक बॉडी होती, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये ब्लैक बॉडी होती, क्लियर, तो ये सपोज आपकी कुछ पावर पी, इसको मैं पी ब्लैक बॉडी कह रहा हूं। फाइन। अब क्या होगा, सेम बॉडी आपके पास है, टी टेम्परेचर है, ये नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं है, तो इसका जो एमिशन होगा वो E इंटू पी बीबी होगा। यानी ब्लैक बॉडी से पावर जो है वो कुछ कम हो जाएगी। वो 98% हो सकती है, 95% हो सकती है, 50% हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। समझ में आया? तो ये जो E का मल्टीप्लीकेशन है या जो ये E का फैक्टर है, यही आपका कहलाता है एमिसिविटी। एक बॉडी को टी टेम्परेचर पे अगर वो ब्लैक बॉडी होती, जितना रेडिएट करना चाहिए था उसका जितना % रेडिएट करती है, उसी को आप कहते हैं एमिसिविटी। ठीक है। और एक चीज और, मैथमेटिकली ध्यान रखिएगा, दोनों एक नहीं है। मैथमेटिकली ए इज इक्वल टू ई, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें। एक में है इंसिडेंट रेडिएशन, उसमें से कितना एब्जॉर्ब हुआ, एक में है कितना करना चाहिए था आइडियल कंडीशन में, उसका कितना हुआ। जैसे अगर आप कहें मार्क्स हैं आपके, 100 मार्क्स का पेपर है और आप उसमें से कितने मार्क्स लेके आए, समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए आप 80 लेके आए तो 0.8 आपका फैक्टर आया। इसी तरह से आने कितने चाहिए थे, 100 आने चाहिए थे, बट आए कितने, 80, 90, 95। कुछ बात समझ में आई? तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं फॉर ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी के लिए देखेंगे तो E की वैल्यू भी 1 होगी और A की वैल्यू भी 1 होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन इनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल में A दिया हो, E ना दिया हो, तो सेम वैल्यू ले लीजिएगा, हर केस के लिए ये सेम होगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आप एमिसिविटी की बात करें, चाहे आप एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करें, ये दोनों आपकी यूनिटलेस है, क्योंकि ये रेशियो है। आइडियल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में जो रेशियो है, एनर्जी का रेशियो, कितनी होनी चाहिए थी, कितनी है, या कितनी इंसिडेंट थी, उसमें से कितनी एब्जॉर्ब हुई, ये एक रेशियो है, तो ये यूनिटलेस आएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। ठीक। अब इसमें कंफ्यूजन कहां होता है, एक और टर्म है, ये लिखिएगा, इसे कहते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, इसको जनरली डिनोट किया जाता है ई से, एमिसिव पावर। ये आपकी होती है रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली लिखूं तो ई हमारा है P/A। फाइन। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना है इसको। अगर मैं आपसे कहूं ब्लैक बॉडी, अगर मैं आपसे कहूं ब्लैक बॉडी, तो आप कहोगे एनर्जी, सॉरी, एमिसिव पावर इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, और पावर की वैल्यू आप क्या लिखेंगे,
सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। ये स्टीफेंस लॉ से हमने लिख लिया, क्योंकि ए की, स्मॉल ए की वैल्यू या ई की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, बाय ए। ये समझ में आ रहा है? हाँ, यहां पे आप चाहें तो लिख लीजिए सिग्मा टी टू दी पावर 4, और मैं यहां पे आपको ब्रैकेट में लिखा दे रहा हूं ई की वैल्यू हमने ली है 1। क्यों? बिकॉज हमने आपको बताया कि ब्लैक बॉडी में ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसके लिए? एमिसिव पावर के लिए। अब ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल ई कैपिटल ई कई बार बुक्स में नोटेशन चेंज कर दिया जाता है, तो याद रखना एमिसिव पावर की यूनिट होगी, एमिसिव पावर की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ एमिसिव पावर क्या होगी? कंफ्यूजन क्यों होता है समझ में आ रहा है? एब्जॉर्प्टिव पावर है, आदमी सोचता है एब्जॉर्प्टिव पावर है तो बिल्कुल वैसे ही एमिसिव पावर होगी, नाम में फर्क है। तो एमिसिव पावर जो है वो आपकी पावर पर यूनिट एरिया यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें। तो ये दोनों आपकी यूनिट हो गई। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉ है। तो एक लॉ अभी हमने पढ़ा था, कौन सा? स्टीफेंस लॉ। दूसरा लॉ देखिएगा, ये है आपका किरचॉफ्स लॉ। स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको इनमें मिलते हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो है वो सारी सरफेसेस के लिए, हाँ, किसी भी सेम टेम्परेचर पे सेम होता है। फिर से, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल सरफेसेस एट सेम टेम्परेचर, वो ब्लैक बॉडी हो ना हो, ठीक है। लिख लीजिए लैंग्वेज में, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, एमिसिविटी नहीं है, एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर, absorptive power is same for all surfaces at same temperature। ठीक है जी। अब जरा इसको समझिएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक बॉडी नंबर 1 है, इसकी एमिसिव पावर E1 और एब्जॉर्प्टिव पावर A1 है एट टेम्परेचर T, दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये मेरे पास बॉडी 1 के लिए, कोई भी बॉडी ले ली मैंने, मान लीजिए आयरन की एक बॉल ले ली है, दूसरी मैंने ली, इसके लिए मैंने कहा E2 अपॉन A2, ये मेरी बॉडी 2 है सेम टेम्परेचर T पे। अगर मैं E2 और A2 का रेशियो ले रहा हूं तो एग्जैक्टली सेम आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर तो 1 ही होगी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा एट टेम्परेचर T, और ये आपके है ब्लैक बॉडी। कुछ बात समझ में आई? हाँ, मैं आपको प्रूव भी कर देता हूं। देखिए, मैं आपसे कहूंगा E1 की वैल्यू, तो E1 आपका था पावर अपॉन एरिया, वेरी गुड। तो अब मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास आएगा सिग्मा E1 A1 T टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय A1 इंटू A1। ये बात समझ में आई? देखो देखो देखो, ये जो है ये आपकी एमिसिव पावर हो गई, ठीक है, एट टेम्परेचर T। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसको आप देखेंगे तो देखिएगा जरा, A1 और A1 तो एरिया की वजह से इक्वल है, कैंसिल हो गया। ये E1 और A1 की मैग्नीट्यूड मैंने आपको सेम कहा था, मैंने कहा था ये हैं अलग अलग चीजें लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तो ये कितना आया? सिग्मा T टू द पावर 4। बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए, सेकेंड बॉडी के लिए लिखेंगे तो सिग्मा E2 A2 T टू द पावर 4, टेम्परेचर इसका भी T है, डिवाइडेड बाय A2। ये तो मैंने क्या लिखा? E2,
एमिसिव पावर की वैल्यू, पावर पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय A2। अब फिर से देखिए, A2 से A2 कैंसिल, और ये E2 से ये A2 कैंसिल। क्यों? बिकॉज एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू किसी एक बॉडी के लिए एग्जैक्टली सेम हुआ करती है, ये मैंने आपको बताया। चलिए, और यहां पे अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सिग्मा A T⁴ डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय A। यहां पे क्यों? हाँ, ABB जो है ये आपका 1 होगा, 0 नहीं 1 होगा। ABB एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1, बिल्कुल। तो ये आप देखेंगे आपका सिग्मा T⁴ आ जाता है। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है भाई, आपके पास एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो हमेशा क्या आएगा, सिग्मा T⁴। तो अगर आप एक टेम्परेचर लेंगे तो ये वैल्यू सिग्मा कांस्टेंट है आपका, और टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया, तो ये हर बॉडी के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? नोट कीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज कूलिंग बाय रेडिएशन। देखिए, इसमें एक तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, इसको इमेजिन करना है, दूसरा मैथमेटिकल पोर्शन है, वो तो रट जाएगा, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, एक बार आपको समझ में आ गया तो चीजें बहुत ईजी है, लेकिन आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, जरूरी नहीं आप स्फेरिकल बॉडी लें, कोई भी रैंडम शेप की बॉडी हो सकती है। हाँ, आसानी के लिए मैं अभी एक स्फेरिकल बॉडी ले रहा हूं, इसका टेम्परेचर लेट से T है, ठीक, और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो T0 है। सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब मान लीजिए आपके पास एक आयरन की बॉल है, उस बॉल का टेम्परेचर T है और आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो T0 है। समझ में आया? अब मैंने आपसे कहा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T0। बहुत ध्यान से समझना, आपकी जो आयरन बॉल है उसका टेम्परेचर लेट से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप 200 कर सकते हैं, आप 500 कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और सराउंडिंग टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री से, तो क्या होगा, अब ये समझना जरूरी। ठीक है, तो अब एक चीज तो ये होगी कि अभी अभी हमने एक स्टीफन्स लॉ पढ़ा था, हमने कहा था कोई भी बॉडी T टेम्परेचर पे होगी तो वो कुछ हीट को एमिट करेगी। तो यहां से ये हीट रेड कलर से मैं आपको बाहर की ओर दिखा रहा हूं, ये क्या होगी, इसको आप कहेंगे हीट लूजिंग पर सेकेंड। पावर होगी, हाँ आप पावर भी कह सकते हैं, पावर लूजिंग भी कह सकते हैं, या आप इसको एक नाम दे देते हैं, चलिए बढ़िया सा P एमिटिंग नाम दे देते हैं। ये क्या है, एमिटिंग पावर। ये बात कुछ समझ में आई? तो स्टीफन्स लॉ आप लगा सकते हैं। स्टीफन्स लॉ यहां पे लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, पावर एमिटिंग इज इक्वल टू सिग्मा E⁴। प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां पे A जो है वो सरफेस एरिया है। A क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉडी से, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कुछ बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझिएगा भाई, सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया, आप जैसे रूम में, एक तो हमने आयरन बॉल बता दी, आप भी बैठे होंगे, आपके रूम में जो है डिफरेंट बॉडीज होंगी, तो सराउंडिंग में सारी चीजें आ जाएंगी, रूम में जो जो कुछ। तो अब वो रूम में जो भी चीज है, जो भी पार्टिकल है, वो भी तो कुछ एनर्जी एमिट कर रहा होगा। ठीक है, अगर वो एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो एनर्जी इसके पास आ रही होगी, ब्लू कलर से वो दिखा दी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्बिंग एनर्जी पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? हाँ, आप चाहें तो इसको P एब्जॉर्ब कह सकते हैं। तो एक आपकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ एमिट हो रही है। फाइन। अच्छा, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा चलिए एक चीज और देख लेते हैं, जितनी भी बॉडीज होंगी सराउंडिंग में,
वो जो भी एनर्जी आपकी एमिट कर रही होंगी उसको अगर हम लिखें तो एब्जॉर्ब पावर क्या होगी, पी एब्जॉर्ब क्या होगी, सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। ये बात समझ में आएगी नहीं है? सिग्मा एरिया ए है, सरफेस एरिया से ही एब्जॉर्ब होगी तो एरिया पे डिपेंडेंट हो जाएगी। ए जो है वो एब्जॉर्प्टिव पावर आ गई, ठीक है, उस बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर आ गई। और टी नॉट टू द पावर 4 क्योंकि सराउंडिंग बॉडीज जो है इस रेट पे एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे कहूं, हाँ कुछ टाइम के बाद होगा थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं ये भी आपको समझ में आएगा। हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ना तो बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही एनर्जी एमिट हो रही है। तो आप यहां पे कह सकते हैं पी एमिट इज इक्वल टू पी एब्जॉर्ब। ये बात समझ में आई? हाँ, किसी टेम्परेचर टी पे, बिल्कुल एट टेम्परेचर टी के लीजिए, तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं, सिग्मा ई ए। अब देखना आपकी जो ये टी, इसको मैं टी इक्विलिब्रियम लिख दूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए आपकी बॉडी क्या कर रही है, हीट एमिट कर रही है। अगर वो हीट ज्यादा एमिट करे, ज्यादा टेम्परेचर पे, तो वो ज्यादा एमिट करेगी। थोड़ी देर के बाद सराउंडिंग में और आपकी जो बॉडी है उन दोनों में, आयरन बॉल और सराउंडिंग टेम्परेचर में, दोनों में टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और उस टेम्परेचर को हमने अभी माना है टी इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आई? ऐसा हम एज्यूम करें कि कुछ टाइम के बाद दोनों के टेम्परेचर सेम हो गए, तो सिग्मा ई ए टी इक्विलिब्रियम टू द पावर 4। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो कितनी पावर एमिट हो रही होगी, सिग्मा ई ए टी टू दी टी इक्विलिब्रियम टू द पावर 4। अच्छा, एब्जॉर्ब कितनी हो रही होगी, सिग्मा ए ए टी इक्विलिब्रियम टू द पावर 4। कुछ बात समझ में आई? क्योंकि सराउंडिंग में भी जितनी चीजें हैं वो सब सेम टेम्परेचर पे आ गई। मान लीजिए वो जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, मान लीजिए वो सब उठ के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गए। जैसे हीटर चलाते हैं, थोड़ी देर बाद कमरा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उस मोमेंट पे हम मान रहे हैं कि आपने एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन बॉल रखी थी और आपने रूम पे रखा। थोड़ी देर के बाद आयरन बॉल का टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ और सराउंडिंग टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। मान लीजिए दोनों 30 पे चले गए, तो 30 क्या हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर आप देखें तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया आपका, टी इक्विलिब्रियम टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। और जो मैंने आपसे कहा था कि ई और ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, वो ये आ गया। दोनों अलग अलग चीज है, एक एमिसिविटी है, दूसरी एब्जॉर्प्टिव पावर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम। बस इतना मैंने दिखाने के लिए आपको ये सब किया, ठीक है। अब वापस आ रहे हैं, हमने कहा व्हेन टी ग्रेटर देन टी नॉट, ठीक है। तो पावर नेट में क्या होगा, सोचो, पी एब्जॉर्ब इज लेस देन पी एमिट। ये होगा कि नहीं होगा, ये बात समझो। ऊपर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ई और ए की वैल्यू बराबर हो गई, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 और सिग्मा ई ए टी नॉट टू द पावर 4। हमने आपसे कहा टी ग्रेटर है टी नॉट से, तो ऑब्वियसली एमिशन जो है वो ज्यादा हो गया। तो आप कह सकते हैं नेट पावर एमिटेड इज ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ये लिख दूं? अच्छा जी, अब पावर क्या होती है बेटा, ये हीट करंट होती है। इसको आप कहते हैं डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। प्लीज ध्यान रखिएगा, यह है आपका रेट ऑफ हीट फ्लो। किस रेट पे आपकी हीट एक बॉडी से या दूसरी बॉडी पे या एक बॉडी से सिस्टम पे या सराउंडिंग पे जा रही है। समझ में आ रहा है? तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया।
अब रेट ऑफ हीट फ्लो की जब आप बात करेंगे तो किसी बॉडी में से अगर हीट बाहर निकलेगी तो उसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? किसी बॉडी में से कोई हीट बाहर निकली सराउंडिंग में, अभी अभी कहा था ना मैंने आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे देखिएगा, आप लिखेंगे इसे एम एस डी टी बाई डी टी। ये अगर आपको याद हो मैंने आपको लिखाया था जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आएगी मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू रेट ऑफ हीट चेंज, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। ठीक है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे आप साइन लगाएंगे माइनस का। ये क्यों लगाया? रेट ऑफ कूलिंग है, टेम्परेचर डाउन आ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ टेम्परेचर डाउन आ रहा है, तो टेम्परेचर डाउन के लिए माइनस डी टी बाई डी टी होगा। तो ई ए सिग्मा T4 माइनस T0 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहां पर माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए बाई एम एस। ये एक कांस्टेंट है, T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। ये हमने क्या किया, स्टीफन्स लॉ को एक बॉडी और सराउंडिंग में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो dt बाई डी टी क्या आया? दैट इज रेट ऑफ कूलिंग, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग। ये माइनस dt बाई डी टी को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान रखना बेटा, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, बिकॉज बाकी सारी चीजें सिग्मा ई एरिया मास and specific heat is constant for a body। किसी भी बॉडी के लिए ये कांस्टेंट होगा एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे सिग्मा ई ए एम एस इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए आपने एक बॉडी ले ली, 50 डिग्री से 20 डिग्री आना है, मान लीजिए आप 25 डिग्री की बात करें, तो 25 डिग्री पे ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, एम एस, ये फिक्स हो जाएगा उस बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी के लिए। समझ में आ गया? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग किस पे प्रोपोर्शनल है? टी टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। मैं चाहूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, इंपॉर्टेंट है। हाँ, रेट ऑफ कूलिंग इज सिग्मा ई ए बाई एम एस टी टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। ये कहां से आया? ये स्टीफन्स लॉ के एप्लीकेशन से आया, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल कंडीशंस। दिस इज ट्रू फॉर ऑल कंडीशंस। ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला आपका हर केस में अप्लाई होगा। हाँ, अब एक और जनाब थे जिनका नाम था न्यूटन। हाँ, फिजिक्स के बहुत कम एरियाज ऐसे होंगे जहां वो ना घुसे हों। तो न्यूटन साहब हीट में भी गए और उन्होंने इसमें थोड़ी सी जगलरी की। उसको देखेंगे कि अभी उन्होंने क्या चेंज किया, और उसका नाम है लॉ। ज्यादा क्वेश्चंस आपको वहां से मिलते हैं। दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे हेडिंग डालते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है, बड़ा पहले लॉ समझ लेते हैं फिर उसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी स्टीफन्स लॉ से रेट ऑफ कूलिंग की, उसी का एक्सटेंशन है, उसमें थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन न्यूटन साहब ने लगा दिया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि अगर आपकी टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में, टेम्परेचर ऑफ बॉडी और सराउंडिंग टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, देन रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस T0। बहुत ध्यान से समझना, पहले हमने कहा था माइनस dt बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। दैट इज फॉर ऑल कंडीशंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है माइनस dt बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस T0। ये न्यूटन साहब ने अप्रॉक्सीमेशन लगाया। कैसे लगाया वो अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है,
एक्चुअली ये T माइनस टी नॉट क्या है? T माइनस टी नॉट इज चेंज इन टेम्परेचर, और यहां पे आपसे कहा गया है T इज क्लोज टू, ओके, इसको लिख ही लीजिए आप, T इज नॉट वेरी फार फ्रॉम T नॉट। अब वेरी फार फ्रॉम T नॉट समझ लीजिए, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो है बॉडी का टेम्परेचर है, और 30 डिग्री आपका या 20 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर है, तो इसको आप कहेंगे पास में। लेकिन अगर आप कहेंगे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और रूम टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो ये भाई अच्छा खासा डिफरेंस हो गया, ठीक है, तो आप इसे 100 डिग्री के डिफरेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका प्रूफ क्या है। ये प्रूफ स्कूल में भी आता है, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हमने आपसे कहा कि लेट्स से T इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी। ये बात समझ में आई? ये आपका बॉडी टेम्परेचर, ये आपका बॉडी टेम्परेचर, टी नॉट आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, और डेल्टा टी बहुत छोटा सा है। क्लियर? अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा आपको इसको चेंज कर रहा हूं, मैं T टू द पावर 4 को लिख रहा हूं T नॉट प्लस डेल्टा टी टू द पावर 4, ऐसा लिख सकता हूं, पावर 4 कर दिया, अभी तो कोई चेंज मैंने किया नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करें, रीअरेंज करें, चेंज क्या रीअरेंज कर लेते हैं। इसको मैंने लिखा बेटा T नॉट टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट टू द पावर 4, ये लिख सकता हूं। अब बहुत ध्यान से समझना, टी नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर, किसमें है? केल्विन में। डेल्टा टी क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस। डेल्टा टी मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर डेल्टा टी बड़ा नहीं है, और टी नॉट पे तो समथिंग प्लस 273, तो टी नॉट तो आपका बड़ा हो गया, तो मैं यहां पे कह रहा हूं डेल्टा टी इज मच मच लेस देन टी नॉट। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये आपको गिवन है। इसी कंडीशन के लिए न्यूटन साहब ने ये प्रूव किया। तो उन्होंने कहा कि भाई T टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं T नॉट टू द पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी प्लस टी नॉट। ये क्या किया इन्होंने? बाइनोमियल, हाँ जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन का अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। क्यों? अगर आपके पास, वो आपको फॉर्मूला याद होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कब? व्हेन x इज मच मच लेस देन 1। कितनों को ये बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्या किया उन्होंने, हाँ बस थोड़ा बहुत इधर उधर रीअरेंज कर रहे थे। अब उन्होंने कहा भाई T नॉट टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया 4 डेल्टा टी इंटू टी नॉट क्यूब। बात समझ में आई है? हाँ जी। अब यहां से देखो, T टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 डेल्टा टी नॉट होल क्यूब, ऐसा लिख सकता हूं। बस प्रूव हो गया आपका। हमने आपसे कहा था माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए बाई एम एस, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। दिस इज ट्रू फॉर ऑल, यही बताया था आपको, ट्रू फॉर ऑल। बहुत बढ़िया। अब आपने कहा सर अगर ये ट्रू फॉर ऑल है तो स्पेशल कंडीशन टी मच मच लेस देन टी नॉट का अप्रोक्सीमेशन इसमें लगा दें, तो आप क्या करेंगे? माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए बाई एम एस 4 टी नॉट होल क्यूब इंटू डेल्टा टी। कितनों को ये बात समझ में आई? लिख सकते हैं? ये देखो, ये बेटा मैंने यहां पर बस इसको रिप्लेस कर दिया इस जगह पे, ठीक है? हाँ, अब बहुत ध्यान से समझना ये कहानी है क्या। अच्छा, यहां कुछ चेंज हो गया, ओके, ये ऐसे था। हाँ, अब यहां पे एक बात समझो, मान लो आपके पास एक आयरन बॉल है, छोटी सी आयरन बॉल है। उस आयरन बॉल को आपने लेट से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हाँ
उसके टेम्परेचर को रेस कर दिया, ठीक है, और उसको अपने कमरे में छोड़ दिया, ठीक है। आधे घंटे के बाद ठंडी हो जाएगी आयरन बॉल, आयरन रॉड कुछ भी ले सकते हैं, हाँ ठंडी हो जाएगी। अच्छा, कमरे का टेम्परेचर क्या लगता है आपको कितना बढ़ गया होगा? एक छोटी सी बॉल है, एक छोटी सी बॉल है, और ये आपका बड़ा सा कमरा है। अच्छा, इसको और एक बढ़िया सा एग्जांपल, मान लीजिए आप चाय पीते हैं, ठीक है, हाँ गरम गरम चाय है कमरे में, टी, अरे टी नहीं पीते तो मिल्क एज्यूम कर लो, है ना, हाँ हॉट मिल्क आपके पास है एक, अब उसका टेम्परेचर तो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, मान लीजिए मम्मी ने खूब गर्म करके दिया बढ़िया से, चलो उसको मान लो यार 80 डिग्री 90 डिग्री पे रखते हो, पहले गर्म गर्म तो पी नहीं पाते हो, नहीं तो मुंह जल जाएगा, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो भाई ठंडा कर दें थोड़ी देर, मम्मी रख दो इसको, तो क्या आपके कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया होता है? अरे चाय ठंडी होगी, दूध ठंडा होगा, कमरे का टेम्परेचर थोड़ी बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि कमरे को इतनी हीट नहीं मिली। तो यहां पर यस, दो फैक्टर हैं, एक तो मास का फैक्टर है, एक टेम्परेचर का, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं है। अब यहीं पे आप एक छोटी सी बॉल लेते हो और उसके टेम्परेचर को जो है आप 600 डिग्री या 1000 डिग्री कर देते, तो हो सकता है रूम का टेम्परेचर में भी फर्क पड़ जाता। बट यहां पर आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो बॉडी है ये T से कहां पहुंच चुकी होगी? T0 पर। बॉडी ठंडी हो गई होगी, एक्चुअल में T0 पे फर्क पड़ा होगा, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन 25 डिग्री से 25.1 डिग्री हो भी गया तो क्या फर्क पड़ना है, ये कहानी है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ा, तो आपने कहा कि भाई हमने सर ऐसे लगा दिया अप्रोक्सीमेशन, हमने कह दिया कि माइनस dt बाई dt इज सिग्मा EA बाई MS फॉर T0 होल क्यूब इंटू डेल्टा टी। ये न्यूटन साहब ने चेंज कर दिया, वो जो आपका ट्रू फॉर ऑल फॉर्मूला था उसको स्पेशल कंडीशन T लेस देन T0 के लिए। तो इसी को आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के नाम से। अब यहां पे देखिएगा, सिग्मा EA/MS और T0 ये सब क्या हो गए? कांस्टेंट। अरे जब आपका रूम टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज आया ही नहीं, 25 डिग्री से 25.1 डिग्री हुआ। अरे अगर चेंज इस वे में आ रहा होता तो मम्मी एक कप चाय लाती, सुबह सुबह कमरा गर्म, फिर क्या जरूरत है कुछ और करने। आया बात समझ में? बिल्कुल। तो यहां पर ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, और आप सिंपली लिख सकते हैं माइनस dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू k डेल्टा t। k इज अ कांस्टेंट और k की वैल्यू सिग्मा EA बाई MS 4 T0 होल क्यूब। याद रह जाए तो अच्छा, नहीं तो बिना इसके भी काम चल जाता है। क्लियर? तो यहां पे आप लिखते हैं dt बाई dt यस इज इक्वल टू k t माइनस T0। ये रहा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। डेल्टा टी आपने क्या माना था? T माइनस T0। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर आपसे थियोरेटिकली पूछा जाए तो ये आपका हो गया कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। बेटा प्लीज ध्यान रखना, ये स्पेशल कंडीशन है। कब? जब आपका T इज क्लोज टू T0, ठीक है, T माइनस T0 की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए, 100 के आसपास हो तो चल जाएगा। ठीक, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कैसे इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? dt बाय T माइनस T0 इज इक्वल टू माइनस k dt। ओके, dt बाय T माइनस T0 इज इक्वल टू माइनस k dt। और अगर आप इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहां पे आपका टेम्परेचर 0 से T और सॉरी टाइम जो है वो 0 से T और टेम्परेचर आपका T इनिशियल से T फाइनल। कुछ बात समझ में आई? T इनिशियल से T फाइनल आपका टेम्परेचर हो गया,
और टाइम आपका 0 से t लगा, ठीक है, बिल्कुल। अब ये मैथमेटिकल आपका रिजल्ट आ रहा है जो आपने अभी डिराइव किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब आप इसको देखेंगे, यहां पे आपके पास ln t माइनस टी नॉट, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, हाँ, इंटीग्रेशन dt बाई टी माइनस टी नॉट, दैट इज ln t माइनस टी नॉट, ln t माइनस टी नॉट, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और यहां पर आपकी लिमिट हो जाएगी t इनिशियल टू t फाइनल, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी, और t की लिमिट हो जाएगी 0 से t। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा ln t फाइनल माइनस टी नॉट अपॉन t इनिशियल माइनस टी नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। चलो और आगे देखें जरा। अब t फाइनल माइनस टी नॉट अपॉन टी इनिशियल माइनस टी नॉट, इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस के टी। प्लीज ध्यान रखिएगा, के की वैल्यू हमने आपको ऊपर लिखाई है सिग्मा ई ए बाई एम एस इंटू 4 टी नॉट होल क्यूब। आप चाहें तो पूरा याद कर लीजिए, आप चाहें तो केवल के से याद करेंगे तब भी इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब ध्यान रखिए, टी फाइनल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी नॉट। हाँ, टी नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर, उसमें से जो आपका फाइनल टेम्परेचर है और जो इनिशियल टेम्परेचर है, इसके बीच एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है विद टाइम, ओके। हाँ, और इसका अगर आप ग्राफ बनाएं, देखिए मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूं, इसका अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ इस वे में आएगा। ये आपके पास है सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट, तो इस ग्राफ को अगर आप प्लॉट करें तो ये आपका इनिशियल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर से आपका ये टेम्परेचर इस तरह से, बिल्कुल अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं तो फाइनली ये इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम मतलब बहुत देर, जैसे आप कहेंगे चाय 1 घंटे में ठंडी होगी, तो एक आपका टाइम है, टाइम ड्यूरेशन 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट में देखना, और एक है काफी टाइम के बाद देखना, तो उसको आप कहेंगे इनफाइनाइट टाइम। तो धीरे धीरे ये सराउंडिंग टेम्परेचर की ओर अप्रोच करेगा। अगर हम टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, ओ टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर टेंड करेगा टुवर्ड्स टी नॉट, और एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। फाइन, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। बेटा इस पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। दो मेथड में आपको बता रहा हूं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर लीजिए। हाँ, इफ अ बॉडी cools by radiation, if a body cools by radiation from temperature T1 to T2 in time T, ठीक है। यहां पर कंडीशन वही है कि ये टेम्परेचर आपके 100 डिग्री से ज्यादा ना हो, कम होने चाहिए। हाँ, यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, तो आप चाहें तो लिख लीजिए यूज अप्रोक्सीमेशन। ये यूज अप्रोक्सीमेशन है क्या, वो बता रहा हूं आपको। आपसे कहा गया माइनस डी टी बाई डी टी, रेट ऑफ कूलिंग बता दीजिए। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा देखिएगा, T1 माइनस T2 अपॉन 2। अभी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा, रेट ऑफ कूलिंग तो ये है ना, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये रेट ऑफ कूलिंग आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। ये आपका होगा एल्फा T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट। ध्यान से समझना। हाँ, हमारा क्या था, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को हमने क्या ले लिया,
T1 प्लस T2/2, ये आप एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताऊंगा। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, अ बॉडी, लिखिएगा क्वेश्चन लिखे, अ बॉडी cools in 10 minutes, ठीक है, from 60 degree to 40 degree, okay, find its temperature after next 10 minutes। 5 मिनट्स भी दे सकते हैं, बट जनरली इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक 10 मिनट में आपको पता है दूसरे 10 मिनट्स में आपका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, और यहां पे आपको टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सी, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया जा सकता है, 30 कुछ भी दे सकते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर, अभी मैंने आपको 10 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए जो हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो हमने आपको न्यूमेरिकल के लिए बताया है, वो कैसे लगेगा। आप कहेंगे, पहले मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं जिससे आपको समझ में, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू अल्फा T1 प्लस T2/2 प्लस माइनस T0 माइनस T0 माइनस T0। ओके, अब जरा समझो T1 क्या है, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 60। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 60, यहां पे मैं ये भी लिख दे रहा हूं, ये 60 से 40 डिग्री के लिए, हाँ 60 डिग्री से 40 डिग्री के लिए ये इक्वेशन मैंने लिखाई है। तो 60 माइनस 40 अपॉन 10 मिनट्स लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट अल्फा। ठीक है, अब T1 प्लस T2 कितना हो गया बेटा, 60 प्लस 40/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर आपका 10 दिया हुआ है। ये बात समझ में आई। आप चाहो तो T0 लिख लेना, आप चाहो तो 10 लिख लो। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये आपका जाएगा 20/10, हाँ यहां पे चाहो तो मिनट लिख लेना, यहां डिग्री सी है ऊपर आपका। ठीक है, अल्फा 60 प्लस 40 50 हो गया, 50 माइनस 10 40 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, इससे आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 20/400, ओके 20 डिग्री सी पर 400 मिनट, ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। कोई डाउट तो नहीं है। चलो, अब 40 डिग्री से मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरा टेम्परेचर टी आ गया, नेक्स्ट 10 मिनट, यहां पे मैं लिख देता हूं नेक्स्ट 10 मिनट। अगर 5 मिनट दिया है तो टाइम को 5 मिनट ले लीजिए। अब देखिए क्या होगा, आपका फॉर्मूला बनेगा T1 क्या हो गया, अब T1 रहा बेटा ये 40 डिग्री और T2 रहा टेम्परेचर T जो आपको बताना है नई कंडीशंस के लिए। कितनों को ये बात समझ में आई? ओके, तो अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर हमारा फॉर्मूला बना 40 माइनस टी डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स मल्टीप्लाई, ओ सॉरी इक्वल टू एल्फा T1 प्लस T2, तो 40 प्लस, ओके T1 की वैल्यू हमारी T थी जो हमें कैलकुलेट करनी है, इसको मैं T लिख दे रहा हूं, 40 प्लस T/2, कोई डाउट तो नहीं है, माइनस 10। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो यहां से आप लिखेंगे 40 माइनस टी अपॉन 10 इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू रखे 20/400, ये आपका हो जाएगा 40 प्लस T/2 माइनस 10। हाँ मैं बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका ये 20 आ गया, 10 से ये 2 आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन रहा है बेटा ये, अच्छा ये भी 2 है तो 4 ले लेते हैं।
आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। बिल्कुल 160 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 प्लस टी माइनस 20। मेरे हिसाब से तो ये बन रहा है, मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 5t ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका 140 इज इक्वल टू 5t और t की वैल्यू आपकी 28 डिग्री सी आ गई। एक मेथड तो ये रहा, बिल्कुल इसको नोट कीजिए। तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला अभी, क्योंकि एक एक स्टेप मैंने आपको लिखा है, बट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा शॉर्टकट है लेकिन उसको समझना जरूरी है। तो अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसे नोट कीजिए।